हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर के यूनिट फर्स्ट की 1.3 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का परिचय, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट की हम बात करेंगे। और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट वैसे तो खैर सभी हैं, लेकिन नेशनल ट्रस्ट एक्ट, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। लेकिन मैंने आपको क्या है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में तो मैंने बता दिया है। वो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके साथ के साथ उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको अपने चैनल स्पेशल BSTC पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको साइड में जाना है। वहाँ पे आपको वीडियो पे साइड में लोगे वीडियो आएगी, फिर उसके बाद प्ले लिस्ट आएगी। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है, प्ले लिस्ट है। फर्स्ट प्ले लिस्ट में भाई इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, फिर ह्यूमन ग्रोथ, उस हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर रखी है। और कुछ पुरानी वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख लेना। तो पुरानी वीडियो में क्या था कि किसी सिचुएशन की वजह से कुछ वीडियो थोड़ी तरीके से नहीं हो पाई, तो आप देख लेना। हालांकि मैं उनकी दोबारा से अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपने पीडब्ल्यूडी एक्ट की तरफ। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं भाई। पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म है, यानी कि इसका पूरा नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता। इस अधिनियम को समान अवसर यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी कि सभी व्यक्तियों के समान ही दिव्यांगों को भी एक समान तरीके से सबका समान व्यवहार किया जाए। उसके साथ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि उसके जो अधिकार हैं वे एक सामान्य व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उसके भी वही अधिकार हैं, और उसे वह समाज द्वारा प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। और एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किस किस नाम से? समान अवसर के नाम से, अधिकारों के संरक्षण के, और पूर्ण भागीदारी। ठीक है, तो पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से इसे जाना जाता है। इसका पूरा नाम है दिव्यांगजन अधिनियम। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण प्रदेश में 1995 में लागू किया गया था। तब जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू किया गया था, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 और 35 से थी। तो फिलहाल अब उन्हें हटा दिया गया है, तो अब ये संपूर्ण देश में लागू हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे जो सुविधाएं अवेलेबल है वो वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। तो इस अधिनियम में 7 दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, लेप्रोसिक्योर्ड, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। चलते हैं आगे कि भाई बात करेंगे हम किसकी? विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है दृष्टिबाधित, जिसमें होता है कि भाई टोटली एब्सेंस ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि का पूर्ण अभाव, बिल्कुल दिखाई नहीं देना। करेक्टिंग सेकंड है करेक्टिंग लेंस लगाने के बाद बेटर आई से दृष्टिहीनता 6/60 या 20/200, यानी कि बेटर आई से, यानी कि जो जिससे दृष्टिबाधित है उसको छोड़िए, जो बेटर है उसकी बात हो रही है भाई। उससे 6/60 यानी किसी भी उपकरण इक्विपमेंट को लगाने के बाद, करेक्टिंग लेंस यानी कि लगाने के बाद 6/60 यानी कि निकट बिंदु 60 और अधिकतम 60 और अधिकतम 20 से 200 तक हो, तो वह व्यक्ति दृष्टिबाधित नहीं कहलाएगा। लेकिन अधिक अगर नहीं है तो वह व्यक्ति दृष्टि मतलब यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। और फिर आता है कि फील्ड ऑफ विजन 180 डिग्री से घटकर, यानी हमारे देखने का क्राइटेरिया होता है 180 डिग्री तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यह घट करके 20 डिग्री ही रह जाए, यानी कि इतना इतना मान लीजिए आप, बीच में 2 उंगलियों के बीच में इतना, तो 20 डिग्री रह जाए तो वह किस में आएगा? पीडब्ल्यूडी एक्ट की कैटेगरी में। ठीक है, फिर आता है लो विजन। तो इसमें क्या होता है, लो विजन अलग चीज़ है और विजुअल इम्पेयरमेंट एक अलग चीज़ है। तो लो विजन का मतलब होता है व्यक्ति का उपचार करने के बाद भी, वहाँ पे डायरेक्ट लेंस लगा रहे थे, यहाँ पे उपचार करने के बाद यानी इलाज करने के बाद व्यक्ति का देखने का क्राइटेरिया 6/60 और 20/200 से अधिक होगा तो वह नहीं आएगा, और होगा सॉरी मतलब अगर 20/200 से अधिक होगा तो वह व्यक्ति नहीं आएगा, और होगा नहीं होगा तो वह व्यक्ति इस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। फिर आता है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसकी बात करते हैं भाई। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि भाई वह व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रियाकलाप यानी सामान्य बातचीत करने में
कठिनाई महसूस करता है, ठीक है, और सामान्य श्रवण में 60 dB या उससे अधिक का लॉस हो तो वह श्रवण क्षतिग्रस्तता में आएगा। यानी कि सुनने, जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, तो 60 dB से अधिक ऊंच या 60 dB या उससे अधिक की अगर हानि है तो वह व्यक्ति डेफ यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बात होता है कि भाई लोकोमोटर डिसेबिलिटी व्यक्ति की हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हो तो वह व्यक्ति लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा, यानी कि गामक क्षमता में आएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हिंदी में गामक क्षमता भी बोलते हैं। और जो बड़े स्तर पर होती है, इसमें दो होती है लोकोमोटर, एक तो होती है फाइन मोटर, एक ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर होती है छोटे स्तर पर, ग्रॉस मोटर होती है बड़े स्तर पर, यानी कि लिखने जैसी क्रियाएं होंगी फाइन में और दौड़ने बड़ी स्तर की एक्टिविटी होंगी ग्रॉस में। तो भाई चलने फिरने यानी कि व्यक्ति की हड्डियों यानी कि चलने फिरने में प्रॉब्लम हो तो वह व्यक्ति किस में आएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, और वह भी 40% होना चाहिए। लेप्रोसिक्योर वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक कंडीशन से अगर ग्रसित है तो वह व्यक्ति किस में आएगा, कुष्ठ लेप्रोसिक्योर में। तो वह कौन कौन सी हैं 3 श्रेणियां, तो चलिए बात करते हैं उनकी। पहली है कि हाथ पैर नेत्र और पलक में संवेदना की कमी, यानी हाथ पैर यानी कि सेंसेशन नहीं होता है, हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ पर पैर रख दिया, कांटे पर रख दिया मान लीजिए, या किसी गर्म चीज़ पर रख दिया तो वह चीज़ महसूस नहीं होती है आसानी से। और फिर आती है नेत्र और पलक, ये भी मतलब झपकते भी नहीं है, ऐसे कैसे ऐसे है तो ऐसे खुली खुली रही, ठीक है। फिर आता है संवेदना की कमी, महसूस नहीं कर पाते। फिर आता है सेकंड पॉइंट है कि प्रकट विरूपता और आंशिक पक्षाघात से ग्रसित, यानी कि विरूपता का मतलब होता है कि विरूप होना, यानी कि जो नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी का स्ट्रक्चर उसमें डिफॉर्मलिटी आना, ठीक है। और आंशिक पक्षाघात यानी आधा शरीर उसका ग्रसित हो चुका होता है पक्षाघात से, ठीक है। फिर आता है गंभीर शारीरिक विरूपता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर विरूप होना, समझ रहे हो। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब छोड़ो, यानी बदसूरत मान लो आप। फिर आता है वृद्धावस्था से ग्रसित, साथ में, यानी कि कम उम्र में ही व्यक्ति बुढ़ापे जैसी स्थिति में आ जाता है, इतनी भयंकर तरीके से मतलब हालत गंभीर हो जाती है ना। टाइम पे इलाज मिल जाए ना ज़्यादा बेटर है, और इसका इलाज अवेलेबल है, ये सही हो जाती है, लेकिन जितना जल्दी हो बस उस आदमी का उतनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाना चाहिए। फिर आता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में आता है कि भाई माइंड का डेवलपमेंट, इसमें आपको 3-4 चीज़ें हैं जिस पर फोकस करना है भाई। मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें अगर आपका आता है कि भाई मेंटल रिटार्डेशन, तो आपको लिखना है कि भाई माइंड का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी पाई जाती है, सेकंड। थर्ड हो गया अडेप्टिव बिहेवियर में कमी पाई जाती है। फोर्थ आ गया डेवलपमेंट पीरियड में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बिफोर 18 ईयर्स में होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है हमारा कि भाई मेंटल इलनेस, तो ठीक है। फिर आता है भाई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक रुग्ण कहा जाएगा। मानसिक रुग्ण का मतलब होता है रोगी, ठीक है, मानसिक रुग्ण कहा जाएगा। यह कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन से भिन्न है। मेंटल इलनेस में वही चीज़ें आएंगी, वही व्यक्ति आएगा जो मेंटल रिटार्डेशन से भिन्न है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वह 18 वर्ष से पहले होती है, और मानसिक बीमारी यानी मेंटल इलनेस जो है वह 18 वर्ष के बाद में ही होगी, तो ही वह मेंटल इलनेस कहलाएगी। अगर 18 वर्ष से पहले है तो वह मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको ये लिखना है कि भाई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो लेकिन मेंटल रिटार्डेशन से भिन्न हो तो क्या कहलाएगा, मेंटल इलनेस, मानसिक रोगी। और मानसिक रोगी जो है वह अधिकतर ठीक हो जाते हैं, 90% से ऊपर